1909th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Stylux Kitchens and Wardrobes. Can't forget to thank WeGlow with Vasudha Agrawal, Four Seasons, and also, V Herbs, which is helping a lot of women look good, great, beautiful with herbal stuff. And Nagpur Ka Hospital, Orange City Hospital, UDS, which is Universal Design Studio. आज की जो हमारी मेहमान है शी इज एन एडवोकेट दो शी इज नॉट प्रैक्टिसिंग बट हेल्पिंग हर हस्बैंड टू ensure that the family legacy business grows. She represents one of the most prestigious family of Nagpur city. A lot of people know Nagpur because of this family. With her two daughters in heart and her husband as one person to look upon, Advocate Pradnya Damle Chitide is taking the legacy one step up. Please welcome my Women of the Year, or I should say the Super Women of the Year, Advocate Pradnya Damle Chitide. Hi ma'am, कैसी हैं आप? Hi Raj, I'm good. पहले तो ये कि जब आप किसी लाइव इंटरव्यू में जाते हैं तो पेट में कितने चूहे कूदते हैं? बहुत सारे जो अभी आप तक के पहुंच रहे होंगे. मेरे को बड़ा मजा आता है कभी कभार. लेकिन जब कई साल पहले जब प्रज्ञा, मैं भाभी कहता हूँ आपसे, लेकिन प्रज्ञा भाभी जब छोटी थी तब क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था? एक्चुअली मेरा तो सपना था, मुझे एक्टर बनना था. पर घर वालों ने तो अलाउ नहीं करना था, ये तो मुझे पता ही था. एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं. नागपुर में ही पली बड़ी हूँ, नागपुर में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है. तब सपना तो यही था कि एक्टर बनूंगी, मॉडल बनूंगी. बट घर वालों ने मना कर दिया एंड आई एक्सेप्टेड. वो फैक्ट एक्सेप्ट की और यानी यहाँ तो नहीं गई, फिल्मों में नहीं गई, पर फिल्मों वाला प्यार तो मैंने बहुत किया. ओके. आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 19. ओह. एंड मंदार चित्रे, आई एम श्योर आज जितने हैंडसम उस समय और बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते होंगे. Yes, है ना? Absolutely. तो हाउ डिड यू एंड दादा मेट ईच अदर? एक फ्रेंड के मैरिज में हमने एक दूसरे को देखा, दिल की घंटी बजी, उन्होंने प्रपोज किया और डायरेक्टली प्रपोज किया शादी के लिए. और आई सेड यस. तो और थिंग्स हैपेंड एंड आवर फैमिली मेट ईच अदर एंड finally we are here and I got married in 1997. Till date 26 years of my marriage. Happy marriage. Wow. तो जब Damle's met Chitide's, what happened? Damle जो हमारी जो फैमिली है is very middle class and conservative family हमारी है. और Chitide's are much richer than us and broad minded of course है वो लोग. तो थोड़ा सा एक झिझक थी मन में, मेरे पापा के मन में. एक्चुअली आई वॉज इन लव, तो मुझे तो सब अच्छा लग रहा था जी. तो थोड़ा पापा हिचके कि अरे ये बहुत बड़ी फैमिली है और आपको सब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ये सब. आई वॉज 19, उनको पता था अपनी बेटी तो अल्लड़ है, तो ये कैसे कर पाएगी. उनको वो डर था. एक्चुअली एक फियर रहता है, वो पापा है मेरे तो वो तो रहना ही है अपने बेटी के प्रति. बट जब वो मेरे इन लॉज से मिले, इन लॉज वर वेरी कूल. तो एकदम अच्छा ही था सब कुछ. वो एक्सपीरियंस अलग था और थोड़ा सा जो झिझक थी वो निकल गई और हमारी शादी फिक्स हो गई. वी गॉट एंगेज एट 13th February 1997 एंड हमारा कोर्टशिप चला 9 महीने का. एंड December 23rd, अभी मेरी एनिवर्सरी आ रही है 23rd December 1997 को हम शादी के बंधन में बन गए. अब मैं आपको एक बात बताऊं, 23rd December को आपको पता है कई साल पहले 23rd December को आरजे राज का जन्म हुआ था. Oh my God. So I'll be celebrating my birthday and you'll be celebrating your anniversary. Wow, what a coincidence. Super. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि क्या ये एडवोकेट बनना, ये लीगल
फील्ड में जाना, ये कहाँ से हुआ? एक्चुअली मेरी जर्नी तो वैसे देखा जाए तो मेरी शादी जब हुई तब आई वॉज अंडर ग्रेजुएट, आई वॉज डूइंग माई BCom. सो मेरे जो ससुर थे उन्होंने बोला था कि नहीं यू शुड कंप्लीट योर स्टडीज. सो मैं BCom हो गई. उसके बाद फिर मैंने MCom किया. एंड माई चाचा ससुर इज सुमंत चितड़े जी, जिन वो राइट नाउ ही इज द MD ऑफ AIR. तो जब मैं यहाँ आना चाहती थी, AIR ज्वाइन करना चाहती थी, उनकी एक कंडीशन थी. उन्होंने बोला था अगर आप LLB नहीं होते हो तो आप AIR में नहीं आ सकते हो. तो पहले LLB करो और देन कम टू AIR. सो मेरी जर्नी वहां से मैंने पढ़ाई चालू की, पर लीगल टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल, क्योंकि 21-22 साल में लीगल टर्मिनोलॉजीज नहीं समझती है आपको. तो मैंने एडमिशन लिया एंड आई डिसकंटिन्यूड. तो मैं तब फर्स्ट बेटी आई वॉज एक्सपेक्टिंग. तो योर एल्डर डॉटर अनुष्का चित्र. अनुष्का. तो फिर मैंने वो डिसकंटिन्यू किया. पर वो दिमाग में था कि मुझे LLB के अलावा तो AIR में पैर भी नहीं रखने देंगे ये लोग. तो मैं करूंगी. पर तब पहली बेटी हुई और फिर मंदार भी नहीं चाहता था कि उसको छोड़ के कहीं और आप जॉब करो. पर मैं चाहती थी कहीं मेरी आइडेंटिटी, मुझे अपने आप को ढूंढना था कि अपार्ट फ्रॉम चितले इज अ बिग नेम इन नागपुर. एब्सोल्युटली. तो मैंने बोला कि चलो मैं मॉन्टेसरी ट्रेनिंग करती हूँ कि एक पार्ट टाइम जॉब भी हो जाएगा, जहाँ मेरी बेटी पढ़ रही है वहां पे मैं सिखा भी लूंगी. तो ऐसा करते करते मैंने मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग किया. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी. तो जब वो नर्सरी में गई, माई दूसरी वाली अन्विका, वो जब वो स्कूल में गई भारतीय विद्या भवन, तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ प्री प्राइमरी टीचर फॉर 10 years. तो 10 years में ऐसा सोचा कि नहीं ABCD मेरे जिंदगी के पढ़ाना 60 years तक के, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो थोड़ा सा मैं बड़ी भी हो गई हूँ उम्र में, लीगल टर्मिनोलॉजी समझ में भी आएगी. तो मैंने LLB किया एंड 2018 में आई हैव कंप्लीटेड माई LLB अलोंग विथ माई 2 daughters. मेरे घर का काम सब, स्कूल का काम सब करके मैंने LLB कंप्लीट किया. एंड आई लेफ्ट दैट जॉब बिकॉज ऑफ दिस AIR की. चलो AIR में मैं आऊंगी क्योंकि अब मैं काबिल बन गई हूँ AIR में पैर रखने के. तो फिर आई हैव कंप्लीटेड एंड आई गॉट ए चांस टू लीड अ वंडरफुल प्रोजेक्ट दैट इज E-filing वाला, जो लॉयर्स के साथ ही डील करती हूँ मैं अभी. बस मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, वो एक खेद रहेगा. लेकिन जब आप वक्त को पलट कर देखते हैं तब टीचिंग में भले ही आपने ये बात सोची कि ये बहुत ज्यादा समय तक मैं नहीं कर पाऊंगी, बट वर यू एंजॉयिंग इट? या बिकॉज मैं थोड़ी आर्टिस्टिक हूँ. यानी मैं डांस कर लेती हूँ, एक्टिंग जैसे आपको मैंने बताया था कि मुझे क्रिएटिव फील्ड. तो आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. आर्ट, डांस, ड्रामा, ये सब. एक्चुअली आई वॉज इन टू ड्रामेटिक्स ऑल्सो. मैंने बहुत सारे प्ले किए, बट इन नागपुर ओनली, नॉट आउटसाइड नागपुर. तो आई वॉज एंजॉइंग, बट द थिंग इज एक स्टैग्नेंसी आ जाती है. तुम 28 से 60 years तक सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं सिखा सकते हो. और शायद ये मेरा फोटे नहीं था, इसीलिए मैंने आई स्टॉप्ड वर्किंग देयर. बट जब आप थोड़ी सी एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन फील्ड की, तो जब आप पढ़ा रही थी क्या आपको लग रहा था कि बहुत टीचर्स के लिए जो जिंदगी है टीचिंग प्रोफेशन में, उसको जब आप देखती हैं तो उसको किस तरीके से देखती हैं? क्या वो बहुत हेक्टिक एक्चुअली अभी का जो सिनारियो है, यानी ठीक है हम बहुत प्रोग्रेसिव हो रहे हैं और सब चीजें अच्छी है. आजकल पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, स्कूल्स भी बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करने लगी है. पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टीचर्स पढ़ाना कम और पेपर वर्क में ज्यादा लगी हुई है बिकॉज ऑफ अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन, A+ ग्रेड, दिस. तो टीचर्स एक्चुअली बहुत हैम्पर होती है पेपर वर्क. तो वो मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेसफुल है. यानी पढ़ाने के लिए टीचर्स आर वेरी
ईगर टू टीच देयर चिल्ड्रन, बट ये अगर पेपर वर्क आ जाता है ना तो उनका लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है टीचिंग में। जो वो 100% देना चाहती है, जो उनको सिखाना चाहती है, वो नहीं सिखा पाती बिकॉज ऑफ शी हैज इन हर माइंड, बैक ऑफ माइंड में वही चलते रहता है, मुझे ये सब करना है, ये फॉर्म फिल करना है, ये ढिमकाना, ये फलाना, ये सब बातें हैं, ये मुझे वक्त पे देनी है। तो उससे वो टीचर्स की क्वालिटी, टीचिंग छोड़ के बाकी सब काम हो रहा है। एग्जैक्टली और बाकी बहुत काम हो रहे हैं। टीचर पढ़ाई बहुत ही लिमिटेड ले रही है और बाकी कामों में लगी हुई है। मुझे एक चीज बताइए, बिकॉज ये आप एजुकेशन को बहुत बारीकी से समझते, कभी आपने ये नहीं सोचा कि आई शुड कम अप विथ माई ओन स्कूल? कभी थॉट? हाँ, थॉट तो था, बट द थिंग इज कि वो इट डिडंट वर्क आउट जो मैंने सोचा था। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जो भी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को डालना चाहते हो तो उनको नाम चाहिए, बिग नेम। और हमने फ्रेंचाइजी लेने का सोचा भी था, बचपन है जो, बट द थिंग इज वो क्या होता है, किंडरगार्टन, नर्सरी, KG1, KG2 इतना ही लिमिटेड रहता है अगर हम आप किंडरगार्टन खोलने का सोचो तो। बट वो इतना सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा, और ऐसे डेड इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा तो ना करो। तो ऐसा मेरा डिसीजन था, इसीलिए मैंने स्टेप बैक खुद ही ले लिया। मैंने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाया था, वो है मेरे पास अभी भी, कि मेरा ड्रीम था कि मैं खोलूं, बट मैंने देखा कि नहीं, ट्रेंडी नेम चाहिए, फेम चाहिए उनको, बहुत ट्रेंडी सब चाहिए, तो वो नहीं दे सकते अब। बट क्या पेरेंट्स गलत हैं जब वो बड़े ब्रांड्स को जब देखते हैं कि हमको अपने बच्चों को बड़े ब्रांड में जाना है? क्योंकि आप भी स्कूल, आपने भी अपनी स्कूलिंग को देखा है, पढ़ाते हुए भी देखा है, और आपने अपने बच्चों की स्कूलिंग भी देखी है। करेक्ट। तो वो डिपेंड करता है माँ बाप पे, उनकी सोच पे। अगर जेब में बहुत पैसा है तो फैंसी तो चाहिए, ब्रांड चाहिए उन लोगों को, उनको दिखाना है कि यस मेरा बेटा यहाँ है, सो एंड सो फलाने स्कूल में है, बहुत अच्छा नाम है। पर वो पैसों वालों का काम है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है वो अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूल में डालते हैं जहाँ एक्चुअल एजुकेशन मिलता हो। ये तो फैंसी तो हम बाहर भी लगा सकते हैं। तो दो किस्म के स्कूल हैं, एक है फैंसी और एक जहाँ पढ़ाई होती है। एग्जैक्टली सच में पढ़ाई होती है, पेपर वर्क पे स्कूल नहीं चलती है। फिर आपने अपनी लॉ की पढ़ाई की, आपने लॉ क्लियर किया और आपने फर्म ज्वाइन किया, और उसके तुरंत बाद कुछ समय के बाद लॉकडाउन लग गया। हाँ। वो टाइम कैसा गुजरा लॉकडाउन का? वो टाइम ना बहुत क्रूशियल था एक्चुअली। 2020 वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। एब्सोल्युटली। यानी फ्रेंड्स, फैमिली सब अपसाइड डाउन, यानी जो क्लोज लगते थे अपने को कि हाँ ये तो मेरी बहुत क्लोज है, वो थोड़े दूर हो गए बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग बोल सकते हैं उसको, कोट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। पर फैमिली बहुत ऐसे है ना क्लोज पास आ गई। हाँ। और हमारे जैसे AIR भी बंद था, तो मैं तो वर्क फ्रॉम होम करती थी तब, बहुत ज्यादा काम नहीं था, पर मैंने 2021 में वर्क फ्रॉम होम किया। अभी भी राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग वर्क फ्रॉम होम, बट काम का बोझा बहुत है। आई एम बहुत बिजी चलती हूँ, 120-130 कॉल लेती हूँ दिन के। Oh my God. हाँ, इसीलिए मैंने दोनों फोन अपने एयरप्लेन मोड पे रखे हैं, कॉल्स आएंगे। एग्जैक्टली, कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। एंजॉय कर रही है लाइफ? बहुत बहुत बहुत। मैं कोई भी चीज पैशनेटली करती हूँ, दैट इज वर्क इज माई पैशन। मेरे पापा को देखा है मैंने, बहुत हार्डवर्क किया है उन्होंने, बहुत, यानी he was in a land development bank और he used to travel all over महाराष्ट्र। उन्होंने बहुत मेहनत की है, और मैंने मेरे पापा से ही सीखा है कि हार्ड वर्क पेज यू, और वो मुझे मिल रहा है, और मैं जो भी काम करती हूँ दिल से करती हूँ। When a girl chooses a boy for life, okay. There are a lot of elements, a lot of aspects, है ना? When you chose मंदार दादा, क्या एस्पेक्ट्स थे? बाप रे, ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आई वॉज वेरी, यानी इमेच्योरी थी मैं। 19 इज नॉट अ मेच्योर एज टू गेट मैरी। अभी बच्चों को बोलो तो वो बोलेंगे कि बाल विवाह किया तूने जी, अभी भी बोलते हैं एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है तब तो मैं लुक्स पे गई, हैंडसम बॉय। हाँ, मैं लुक्स पे गई, और मैंने तो फैमिली देखी ही नहीं थी। मैंने सिर्फ मंदार को देखा था, ना उसका एजुकेशन पूछा था, ना उसकी सैलरी पूछी थी, कुछ भी नहीं।
प्यार में हो, बस करनी है शादी। बट आजकल के बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, दे नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मेरी तो गॉड हैज बीन काइंड, लॉटरी निकल गई जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपने पार्टनर में, यानी अगर यंग जनरेशन को अगर मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ तो यही देना चाहती हूँ कि सोच समझ के प्यार करो। जो आपके फैमिली में जो कुछ भी मिल रहा है वो अगला वाला बंदा दे सकता है या नहीं दे सकता है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ टोटली डिफरेंट चलती है। एब्सोल्युटली, बहुत डिफरेंट लेवल, टेंजेंट्स पे ही अलग ही टेंजेंट पे चलती है। अगर आप घर में, यानी जो भी माँ बाप आपको दे रहे हो, इफ यू आर हैप्पी, तो ऐसे ही लोगों के साथ इंटरेक्शन करो या ऐसे ही बंदे को चुनो जो आपको वही कंफर्ट जोन वही दे सकता है। तो ये तो मेरा एक छोटा सा सजेशन था, टेक इट और लीव इट। नहीं, लेकिन जैसे कई बार लड़कियां जब इस किस्म का डिसीजन लेती हैं प्रेम विवाह का, तब उसमें एक एलिमेंट वो ये भी देखती हैं कि मेरे जो पिता है उनके कुछ तो ऐसी खूबियां हैं जो मुझे इस लड़के में भी दिखती हैं। वो तो हाँ, मेरी बेटियां मंदार को बहुत अडोर करती है, एकदम पापा यानी उनका हैंडसम है बहुत, यानी पूरे दुनिया का बहुत हैंडसम मैन इज मंदार चिखले। तो शायद अभी तो मेरी बेटियों का पता नहीं। आप जब छोटी थी तब आप अपने पिता की कौन सी ऐसी चीज जो आपको ऐसा लगा कि मंदार दादा में है वो क्वालिटीज? एक्चुअली मुझे टॉल बॉयज पसंद है क्योंकि मेरे पापा टॉल, फेयर, एकदम अच्छे हैं। पर फेयर एंड हैंडसम है। हाँ, बट मुझे देखते ही प्यार हो गया। वो एक रहता है ना इंस्टेंट कनेक्शन, वो हो गया। और मैंने फिर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा कि तब मेरे पैरामीटर्स सब मुंबई वाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये मेरे पैरामीटर्स थे। टॉल चाहिए, कोकणस्थ चाहिए, वो तो है, कोकणस्थ तो मंदार भी है, फेयर चाहिए, और मुझे ना मुंबई वाला ही चाहिए। तो जब मैंने मेरे पापा को बताया कि मंदार के साथ ऐसा ऐसा यानी सीन है, पापा तो बोले तुमको तो मुंबई वाला चाहिए था ना, नागपुर वाला पसंद कैसे किया? मैंने बोला पता नहीं, पर वो कोकणस्थ है एंड ही इज अर्निंग 1500 रुपीज पापा। Oh my God. सैलरी 1500 थी उस समय। या Oh my God. आज तो 1500 रुपए शायद डोमिनोज में खर्चा हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। 1500 रुपए तो कहाँ जाते समझ में ही नहीं आता। The way you have raised your daughters, people have appreciated you very well. कि आपने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से बड़ा किया है, बहुत संस्कार दिए हैं। कौन से चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी बेटियों को बड़ा करना चाहिए? एक्चुअली ना जो भी फैमिलीज है, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, पर कोई भी कास्ट के जो भी हो, उनके रिचुअल्स उनको सिखाओ। रिचुअल प्लस स्पिरिचुअल जर्नी सिखाओ कि क्या होता है आजकल ना, हम बहुत मॉड खुद को बोलते हैं। मैं भी मॉड हूँ, मैं भी जीन्स पहनती हूँ, मैं भी शॉर्ट्स पहनती हूँ, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा सा ना मैं थोड़ी धार्मिक हूँ, रिचुअलिस्टिक भी हूँ एंड स्पिरिचुअल भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अपने वैल्यूज, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस, इन लोगों को ना साइंटिफिकली बतानी चाहिए कि क्यों ये करना चाहिए। क्योंकि आज के जनरेशन दे डोंट बिलीव इन गॉड। वो बोलते की आप आई म्हणजे मराठीत मी सांगते, देवाला घाबरत नसतात। तर मैं भी डरती नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है उनको अपने ट्रेडिशंस, अपने वैल्यूज, अपना कल्चर, जो भी कास्ट का है, वो पता होना चाहिए कि क्यों ये चीज हम फॉलो करते हैं। और वो मैं चीज रिलीजियसली फॉलो करती हूँ अपने जो एज अ कोकणस्थ, जो भी हमारे रिचुअल्स है, जो भी हमारी पूजा पाठ, वो सब मेरे घर में होता है। और दे नो वाई वी आर डूइंग इट। तो और साइंटिफिक रीजन से मैं उनको बताती हूँ कि ये चीज ऐसी क्यों है, क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक है। और वो मानती है और वो करती भी है। अगर मैं नहीं रही हूँ घर में, अगर ट्रैवल पे गई हूँ या टूर पे गई हूँ, तो इतना मुझे यकीन है कि वो शाम को लाइट लगाएंगी, भगवान जी के सामने दिया करेगी, अगरबत्ती लगाएगी या पूजा करेगी सुबह। मेरे भगवान वैसे ही नहीं रहते, इतना मैंने तो उनको सिखा दिया है।
आगे आपके जैसी कौन है, अनुष्का या अनुष्का आपकी जैसी? मोरोर है और मंदार के जैसी अनविका है। अनविका है। हाँ। अब वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदली हैं समाज में, हम देख रहे हैं कि क्योंकि आप लॉ से जुड़ी हुई हैं तो ये बात आपसे छुपी नहीं है कि एक समय था जब फैमिली कोर्ट्स खाली रहते थे और अब फैमिली कोर्ट्स की व्यथा कुछ अलग है। हाँ। जिस किस्म की भीड़ हम देख रहे हैं वहां पर, और लोग जुड़ने के लिए नहीं, लोग अलग होने के लिए ज्यादा आ रहे हैं। तो जो डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, क्या वजह समझती हैं आप डिवोर्सेस के बढ़ने की, और किन बातों का ध्यान शायद एक कपल रख सकता है जिससे वो एक लंबी जर्नी जिए साथ में? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो हम अमेरिकन का बहुत फॉलो करते हैं, वहाँ बहुत रेशो है, जबकि इंडिया में 7.4% इन 1000 मैरिजेस ऐसा रेशो है। अभी इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा, यानी नंबर बढ़ रहे हैं, बट वो डिवोर्सेस के नंबर उतने भी नहीं है। हाँ, उतने भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी, यानी पहले तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आजकल लव मैरिजेस का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो उनके ना सर्टन एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एकदम कैसे है, फिल्मी दुनिया में वो जीते हैं कि मेरी मैरिज ऐसे रहेगी, मेरी मैरिज वैसे रहेगी। बहुत ड्रीम्स होते हैं, लड़की के भी और लड़के के भी। जी। जब वो एक्चुअल रिलेशन में आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, तब तक के सब पिक्चर बहुत बेहतरीन होता है। जी। जैसे ही हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं तो खामियां नजर आनी चालू हो जाती है। पहले तो जो बंदा बाबू सोना करने वाला था, आजकल नाम से पुकारने लगा है कि अरे ये मेरे लिए ये ला। एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। और उसी एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं होती है, जैसे लड़कियों को यानी लड़कियों को लगता है कि मेरा हस्बैंड आएगा, फिर मुझे पिक्चर दिखाने लेके जाएगा, रोज ये पॉसिबल नहीं है। तुम जब तक के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर में रहते हो तो ये पॉसिबल है, वो टाइम निकालता है तुम्हारे लिए, लड़की अपना टाइम निकालती है, एंड दे मीट एंड दे हैव ब्लास्ट, पार्टी करते हैं ये। पर वो आज मुझे, यानी मेरे एज के जो भी कपल से उनको पूछ लीजिए कितनी पार्टियां करते हैं। अपने अपने काम के दायरे होते हैं, फैमिली संभालना होता है, यानी औरतों का जॉब नहीं बोल सकती हूँ, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप एक फैमिली में एंटर करते हो तो आपको ख्याल रखना है आपके पति का भी, आपके अगर बच्चे है होने वाले हैं या नहीं हुए हैं तो उनके माँ बाप का, या अगर कपल ही रह रहे हैं एक दूसरे का तो ख्याल रखना ही है। और एक तो वर्कलोड, यानी दोनों वर्किंग है 10 to 6 जॉब करके आ रहे हैं, 10 यानी 10 o'clock जाना है तो दे लीव 8 o'clock, क्योंकि पहुंचना है, भीड़ भड़ाका वहां जाके पहुंचना, दे स्लॉग देमसेल्फ और वो घर आते हैं। अब ऑब्वियसली एक ग्लास पानी तो बंदा मांगेगा ही इधर वे, यानी मे बी इट कुड बी मेल आस्किंग अ फीमेल और अ फीमेल आस्किंग अ मेल। यार मैं एक गिलास पानी, वहां से झगड़े था, मैं भी तो आई हूँ काम करके। एब्सोल्युटली। तो उसके वजह से और अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो कहीं घूम जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ बैठ के बात करो कि क्या यानी जैसे मंदार और मेरा एग्जांपल देती हूँ मैं कि अगर मुझे उससे कुछ सर्टन एक्सपेक्टेशन है तो मैं वो बोल के दिखाती हूँ कि ये चीजें मेरे लिए तू कर। उसको नहीं समझेगा इतना, यानी सपना तो नहीं आएगा। हाँ, जो मेरी नीड्स है। और वन मोर थिंग, आजकल की ना फ्लैशी दुनिया हो गई है, ब्रांड्स पे जाने लगी है कि तूने मेरे को, अच्छा मेरे फ्रेंड को तो उसने सॉलिटर दिया तो तू मुझे देना चाहिए। हर चीज की एनिवर्सरी मनाते हैं यार हमारे, यानी हम तो हमारी वेडिंग ही एनिवर्सरी मनाते हैं, वही बहुत है। बट हम ये दिन को मिले थे, आज तुमने मुझे प्रपोज किया था, प्रपोज वाला डेट कौन डेट याद रखेगा यार, एक बार तुम बिजी हो गए हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो एक्सपेक्टेशन का बोझा ना दोनों उठाते हैं, दोनों, यानी हस्बैंड भी और वाइफ भी, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक्सपेक्टेशन तुम्हारे डाउन हो जाते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट और कॉन्वर्सेशन नहीं करते, आजकल की लड़ाइयां हो जाती हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं करते, एक दूसरे की बात नहीं सुनना, उससे वहां से ट्रिगर हो जाता है पॉइंट डिवोर्स तक के पहुंचने का। एक और चीज जो बहुत धीरे से लेकिन
एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है, वो है महिलाओं का कंसीव करना या फिर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना कि आप आईवीएफ कर ले या और भी कौन से तरीके अपना लें। क्या चाइल्ड अडॉप्शन एक अच्छा तरीका हो सकता है टू बी अ पेरेंट? यस, एब्सोल्युटली। यानी अगर तुम थर्ड पार्टी एज अ पूछ रहे हो तो मैं बोलूंगी हाँ, पर मेरी क्षमता है पैदा करने की तो आई विल प्रोड्यूस बेबीज, ओके। बट अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ या कुछ कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आईवीएफ भी बहुत बार ही फेल हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है 100% रिजल्ट आता है उसका, तो देन दे शुड, आजकल सरोगसी भी निकली है जी, तो दैट इज सरोगसी भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप माँ बाप बनना चाहते हो और किसी को खुशी देना चाहते हो, आप भी खुश होना चाहते हो एज अ पेरेंट्स, यानी अगर आपने अडॉप्ट किया तो हम माँ बाप ही बने ना, वी आर लीगली अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। तो वो मैंने, मेरी फ्रेंड का ही अनाथ आश्रम है, मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पे, तो ऐसा लगता है कि अगर उनको वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पर बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इट्स नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस कि हम लीगली, हाँ लीगल टर्म्स में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम गए, जैसे हम शॉपर स्टॉप में जाते हैं शॉपिंग करने की, ये पसंद आया ये दे दो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि अडॉप्शन होना चाहिए। अगर जो नहीं कर पाते हैं, जिनको नहीं होते हैं बच्चे, तो दे शुड अडॉप्ट। मेरे खुद ही एक भाई है, उन्होंने अडॉप्ट किया है बच्चा और बहुत ही बेहतरीन है वो। ये आए दिन चितड़े फैमिली में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ खाने की डिश बन रही है, कभी कराओके हो रहा है। देयर इज सो मच ऑन फेसबुक, देयर इज सो मच ऑन इंस्टाग्राम विच इज बीन पोस्टेड। मतलब क्या चितड़े भवन में या चितड़े हाउस में सिर्फ सेलिब्रेशन ही होता है, विच इज टचवुड हमेशा होता रहे? हाँ, एक्चुअली दिसंबर महीना ना हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि ठंडी है हमारे यहाँ। प्लीज आप एक बार मेरे घर पे देखिए, एक और पार्टी प्लान हो रही है। और मंदार इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, उसके बहुत सारे दोस्त है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, तो उसको ना अकेला सिर्फ फैमिली में ना मजा करना अच्छा नहीं लगता। बट द सिटी लव्स हिम। हाँ, yes, बाप रे, क्योंकि वो तो एकदम छाया हुआ है। एब्सोल्युटली। तो वो ना हमेशा सैटरडे हुआ नहीं कि फ्रेंड्स को कॉल करके आ जाओ ना घर पे, आज मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, चलो मिलते हैं, फिर गाने वाने के सेशन होते हैं। ही इज अ गुड सिंगर, यानी नॉट बैड, नॉट बहुत ज्यादा ग्रेट भी नहीं बोल सकती, इज अ बट गुड फॉर इयर्स, गुड फॉर इयर्स। या यानी कोई भागता नहीं है, इतना मुझे पता है। ऐसी पार्टियां चलते रहती है घर जी। तो ये सेलिब्रेशन में आप कब तंग आ जाती हैं? नहीं, मैं तो तंग नहीं आती क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली हूँ और मेरे भी बहुत सारे, क्योंकि हम दोनों एक्चुअली ही इज बॉर्न इन पुणे, बट वो तो बर्थ प्लेस है, बट उसका चाइल्डहुड यहीं पे गया है, कॉलेज का यहीं पे है। वैसा मेरा तो बॉर्न ब्रॉट अप मैरिड, तो हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत वास्ट है। मैं भी बिना फ्रेंड्स के नहीं रह सकती, पर मैं बोर भी नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा कोकणस्थ है, तो हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा रिलेटिव्स ऐसे आते नहीं है, क्योंकि यही लोकल है सब, तो ऐसे रहने वहने आते नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मेरे यहाँ गेस्ट आए, मैं उनको वेलकम करूं, मैं उनके लिए कुछ बनाऊं, तो ऐसे मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं बोर तो नहीं हुई। सो देर आर दीज वेरी रिस्पेक्टेड फैमिलीज फ्रॉम नागपुर, जो एक तरीके के नागपुर के फ्लैग बैरियर्स हैं। अब उसमें गडकरीज हैं, फडणवीस हैं, जोशीज हैं, देशमुख्स हैं, भोसलेज हैं और चितड़ेज हैं, है ना? सो वो चितड़े आपका परिवार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब आप नागपुर को देखती हैं, बिकॉज यू आर अ वेरी प्राउड नागपुरकर, आप जब नागपुर को देखती हैं और नागपुर के इस पूरे बदलते हुए स्काईलाइन को देखते हैं, व्हाट्स द फील, व्हाट्स द इमोशन? एक्चुअली जो पुराना नागपुर था वो मुझे ज्यादा पसंद था। अभी तो ऑफ कोर्स बढ़ते हुए शहर को, यानी हम अगर वहीं के वहीं रहे तो चेंज तो इनएविटेबल है। तो अभी तो ऐसा लगता है कि फ्लैशी है नागपुर, क्या पार्टी प्लेसेस है। अभी तो
मैं मंदर को हमेशा बोलती हूँ कि काश हमारे वक्त ये सब चीजें होती, तो मंदर बोलता है अगर ये सब चीजें होती तो तू और मैं मिलते नहीं थे। एब्सोल्युटली। तो आज नागपुर बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। यानी अभी की एक छोटा सा वाक्य मैं बताती हूँ। मेरी फ्रेंड है जो स्कूलिंग हमने साथ की है, उसने तृप्ति करके है, शी इज फ्रॉम ठाणे। तो वो आई थी, वो देख के दंग हो गई कि ये नागपुर है। मैंने बोला हाँ, अभी नागपुर को थोड़ा सा ग्लैमर भी आ रहा है, शान भी बढ़ रही है, थैंक्स टू गडकरी जी कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मेक ओवर ही किया है नागपुर सिटी का। और G20 हुआ था अभी, तो इट वॉज ऑसम। और मुझे तो आई फील, यानी मैं तो प्यार में हूँ नागपुर के। अभी जब रास्ते पे निकलती हूँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देखकर गुस्सा आता है? कचरा, थोड़ा सा वेस्ट मैनेजमेंट हमको सीखना चाहिए, हमको ही सीखना चाहिए एज अ जागरूक नागरिक करके, कि वी शुड नॉट थ्रो लिटर हियर एंड देयर। तो थोड़ा कचरा वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। सोशल चीजों की तरफ में भी आपके परिवार का झुकाव रहा है, राइट हैंड से मदद करें, लेफ्ट हैंड को पता ना चले, ये एक कोशिश रही है। कभी सोचा नहीं इलेक्शन लड़ना, पॉलिटिक्स में आना? सोचा था। Okay. एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड थी, बट फिर से मेरी माँ ने मुझे रोक दिया कि पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर यू, क्योंकि तू बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ स्टेटमेंट ऐसे पास करेगी तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, तुम्हारी इतनी रेप्यूटेड फैमिली है, क्यों करना चाहती है। तो अगेन आई टुक अ बैक स्टेप। नहीं तो यानी मंदार का फुल सपोर्ट था मुझे उस टाइम पे भी कि ये जस्ट यू गो अहेड, आई एम विथ यू। तो मुझे भी स्ट्रेंथ आ गई थी। बट एक रहता है ना माँ का, यानी एक इंस्टिंक्ट रहता है, उनको कुछ लगा होगा, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया होगा, इसीलिए नहीं गई मैं, नहीं तो चले जाती है ना। ये कहते हैं कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, द हस्बैंड लर्न्स a lot of things from the wife, but sometimes the wife also learns something from the husband. What have you learned from Shri Mandar Chitale? श्री मंदार चितले, उनसे ना मैंने, ही इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, तो उनसे मैंने ऑर्गेनाइज रहना तो सीख लिया, एकदम नीट एंड टाइडी, दिस स्पिक एंड स्पैन। ही वो बहुत ऐसा, यानी वो बॉसी नेचर के है, वो खुद नहीं करता है, करवा लेता है दूसरों से, बट इट्स ओके, बहुत ऑर्गेनाइज रहे। तो उनसे मैंने ऑर्गेनाइज चीजें करने तो सीखी। अब आगे क्या, मतलब देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वर्क, 120 कॉल्स अ डे विच इज कीपिंग यू बिजी, बट आगे क्या और क्या क्या है इन द बकेट लिस्ट? मेरी पर्सनल बकेट लिस्ट या प्रोफेशनल बकेट लिस्ट? बोथ, पर्सनल प्रोफेशनल बोथ। प्रोफेशनली तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी मैं, यानी मेरे जो चाचा ससुर ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे हैंड ओवर किया है एंड आई एम लीडिंग इट, तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारा टर्नओवर है, जैसा AIR का प्रिंटिंग वाला बुक्स वाला नाम तो पूरे इंडिया में है, वैसे जो E-फाइलिंग का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में AIR विजन इन्फिनिटी का ब्रांड हो जाए, और वो हम मोनोपोली में रहे जैसे हम पहले किताबों में थे। हाँ। तो ये मेरी बकेट लिस्ट है फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। और पर्सनल ग्रोथ तो मेरा एक है कि मुझे बाइक राइड करके मुझे लेह लद्दाख जाना है, एंड विच आई एम कंप्लीटिंग इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जून जुलाई में मैं शायद जा सकती हूँ बाइकिंग के लिए, बट एज अ पिलियन, नॉट एज अ राइडर, क्योंकि मेरी राइडिंग मंदार ने ही छुड़वाई है। आई यूज टू राइड अ बाइक, बट वो बोलता है कि अरे चित्र खानदान की वो ऐसे राइड थोड़ी ना करेगी, तो फिर आप सिग्नल वगैरह तो नहीं तोड़ती थी? नहीं, मैं बहुत केयरफुल ड्राइवर है। नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा रैश ड्राइवर थी, बट टू व्हीलर, नॉट ऑन बाइक। पर बाइक तो उसने चलाने नहीं दिया। मतलब पहले वेरी गुड बाइक। पहले से क्या ऐलान हो जाते थे कि आज मैडम घर से निकली है, रास्ता छोड़ो रे। फोन आते थे एक्चुअली उसके फ्रेंड का, भाभी क्या गाड़ी बजा रही है। तो थोड़ा सा वो तब उम्र का भी है, अभी तो इतने उम्र की रही नहीं हूँ, तो अभी तो रैश ड्राइविंग नहीं करूंगी। बुलेट तो मैं आज भी चला लेती हूँ, बट
ज्यादा वो लाइक नहीं करता, बट आई एम गोइंग टू फुलफिल माई बकेट लिस्ट इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैं जा रही हूँ लेह लद्दाख। और वन मोर बकेट लिस्ट इज देयर, यानी वो तो नेक्स्ट ईयर। अभी मोदी जी बहुत अच्छा रोड बना रहे हैं कैलाश मानसरोवर तक के। 2025 में आई थिंक, या 2026 में वो कंप्लीट हो जाएगा। इन इंडिया वी कैन गो टू कैलाश मानसरोवर, देयर इज नो अदर कंट्री इंटरवीन की जरूरत ही नहीं है। तो हम वहां जाने का मेरा सपना है, कैलाश मानसरोवर। अगर, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, प्रज्ञा मंदार चितड़े, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन या कौन सा ऐसा कोट या कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी सोच आपकी लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? प्रज्ञा नाम ही काफी है। प्रज्ञा नाम ही काफी है। एंड व्हाई डू यू से दैट? मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वो भी यही बोलेगी कि जहाँ प्रज्ञा आती है वहाँ एटमॉस्फेयर एकदम बदल जाता है। जो सैड है वो हैप्पी हो जाता है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है तुम्हारी एंट्री से ही। तो प्रज्ञा नाम ही काफी है। उम्मीद है कि जैसा आपका नाम है, जैसी आपकी शख्सियत है, वैसा ही आप से लोग आपको वैसा ही प्रेम करते रहें, आपको फॉलो करते रहें, आप यूं ही लोगों को इंस्पायर करती रहें। और जिस तरह से आपने जो बातें कही, उम्मीद है कि वो लोगों तक पहुंचे। जहां बात सुधार की है वहां सुधारें, जहां कुछ खुश होने की है उसे खुश हों। आपके घर में एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, आपके जीवन में भी हमेशा सेलिब्रेशन रहे, यही कामना है, यही प्रार्थना है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी है, एक बड़ी अच्छी बात है, और वो ये है कि अमूमन लोग मैराथन दौड़ते हैं और मैराथन दौड़कर किसी को ये इस बात की चिंता नहीं होती कि हम फर्स्ट नंबर आए या सेकंड आए। लोग जो 50वें नंबर पे भी आते हैं, जब वो वो एंड लाइन पर जाते हैं, तो वो जिस तरह से उसको एग्जिट करते हैं, ऐसा लगता है कि वो नंबर पहले पे आ गए। क्योंकि उत्साह जो होता है वो मैराथन को कंप्लीट करने का होता है, चैलेंज जो होता है वो होता है। जिंदगी भी मैराथन जैसी है। आप बस स्टार्ट से आप शुरू करें और फिर आप नज़ारे एंजॉय करें, जहाँ पर पेड़ हैं, रास्ते हैं, लोग हैं, गाड़ियां हैं, पोल्यूशन है, सब एंजॉय करते हुए आप अपने एग्जिट लाइन तक पहुंचे, एंड लाइन तक पहुंचे। लेकिन जो रेस होती है उसमें जो स्टार्ट लाइन होती है, वहां पर दौड़ने वाले जितने भी एथलीट होते हैं, उनके सर पर सिर्फ एक बात होती है, और वो है नंबर 1 आने की। क्योंकि एक जो नंबर है उसकी बहुत अच्छी खूबसूरत फिलॉसफी है, और वो ये है कि एक से जब एक मिल जाता है तो वो 2 हो जाता है। ये गणित कहता है। एक से जब एक मिल जाता है तो वो एक हो जाता है। ये मोहब्बत का मोहब्बत और प्रेम कहता है। एक से जब एक हो जाता है तो 11 बन जाते हैं। ये संगठन का बल कहता है। एक से जब एक मिल जाता है तो वो उससे कुछ इंस्पिरेशन लेता है, एक दूसरे से कुछ सीखता है। लेकिन जब वो एक को और एक 10 को और 10 100 को और 100 1000 को ऐसे जब गणित बनता जाता है, तो वो एक की एक बुनियाद होती है जिसको लेकर बाकी लोग चलना शुरू करते हैं। हम सब के जीवन में कोई एक इंसान जरूर होता है जिससे हम एक प्रेरणा लेते हैं, एक मार्गदर्शन लेते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। जिंदगी बहुत आप खुशी से गुजार सकते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप उसे गुजारना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि तमाम उम्र यही गलती करता रहा गालिब, तमाम उम्र यही गलती करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा गालिब। तो आपसे निवेदन है कि आप जीवन में अपने चेहरे का धूल साफ करें, अपने आंखों से अपने सपने को साफ करें, अपने आंसुओं को साफ करें और अपने सपनों को आगे लेके जाएं, जैसे कि एडवोकेट प्रज्ञा चितड़े लेकर गई हैं। जो भी उन्होंने देखा शायद अपनी नजरों से, अपने उस समय के बॉयफ्रेंड और आज के भी बॉयफ्रेंड मंदार चितड़े की नजरों से देखा, लेकिन जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश कहीं नहीं रोकी।
आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने पिता की छोटी उंगली पकड़कर चलती है, पूरे घर में घूमती है, बहुत सारे सपने देखती है, कभी एक्ट्रेस बनने के, कभी मुंबई जाने के, कभी टॉल हैंडसम लड़के से विवाह करने के। लेकिन एक दिन वो एक ऐसे लड़के के साथ अपने उस बंधन को बांधना चाहती है और अपने पिता को बताती है। और पिता सिर्फ वो चेहरे को देखकर ये समझ जाता है कि मेरी बिटिया वहां खुश रहेगी और वो जीवन में वो सब करेगी जो उसके सपनों में है। और एक दिन वो अपने सभी सपनों को साकार करके समाज में एक ऐसा नाम बनाती है जिसको लोग बड़ी इज्जत से देखते हैं। तो समझिए वो एडवोकेट प्रज्ञा चितड़े बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।